हाय फ्रेंड्स, आई एम सूरज संगे फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे है, 16,300 क्रॉस कर चुका है। और वहीं मैं बात करूँ तो स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा अजीब सा हुआ है। पिछले कुछ दिन काफी करेक्शन हुई है स्मॉल एंड मिड कैप में, और वहीं अगर आप देखोगे तो आज जो है पॉजिटिव है। तो ये जो चीजें है काफी लोगों को कंफ्यूज भी कर रही है कि क्या यहाँ वापस 2018 की तरह स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन होगा। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है तो क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके जितने भी क्वेश्चन है इनको सॉर्ट ऑफ आंसर करूंगा कि किस तरीके से हमें मार्केट को देखना चाहिए और इन जनरल इकोनॉमी में कैसा हो रहा है, किस तरह की कंपनीज जो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है और किस तरह की कंपनीज में आपको रडार पे रखना चाहिए। स्पेशली हम बात करेंगे स्मॉल एंड मिड कैप का। तो सबसे पहले स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करते हैं। तो स्मॉल एंड मिड कैप में अगर आप देखोगे तो मार्च 2020 के बाद अमेजिंग रैली रही है यहाँ। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको चार्ट पे भी दिखाऊं तो चार्ट पे आप देखोगे कि 2020 मार्च का एक क्रैश के बाद अमेजिंग रैली रही है। तो इन बिटवीन आप देखो काफी सारे माइनर करेक्शंस है, और ये करेक्शंस बेसिकली क्या होता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग होता है। बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो लेवरेज लेके काम करते हैं, अपना पैसे से 10x 5x जितना पैसा लगा के मार्केट में काम करते हैं। और जब भी इस तरह के वैल्यूएशंस और इतनी स्टीप राइज होती है, आप देखो लास्ट 14-15 मंथ्स जो है कंटिन्यूअस राइज हुआ है। तो इस तरीके की कंटिन्यूअस राइज के बाद जो है इस तरह के कंटिन्यूअस अपसाइड नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव न्यूज आती है तो तुरंत मार्केट जो है करेक्शन होती है। बेसिकली जो लोग ऐसी लेवरेज लेके काम करते हैं वो अपना इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जो है इस तरह के माइनर करेक्शंस होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जनवरी 2018 जो पीक था, यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो अभी भी जो है इंडेक्स बहुत ज़्यादा रैली नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि अभी भी जो है स्मॉल कैप में जो है काफ़ी अच्छी रिटर्न्स आने की चांसेस है। एक तो अभी करंट जो ऐसा मैंने कहा कि एक प्रॉफिट बुकिंग का पर्सपेक्टिव मैंने बताया। इसके अलावा बीएसई ने रिसेंटली एक प्राइस बैंड का फ्रेमवर्क लगाया था टू मेक श्योर कि कोई भी स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा राइज ना करे। ये स्पेशली स्मॉल कैटेगरी में हुआ था। फिर स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन हुआ उसके बाद बीएसई ने क्लैरिफाई किया। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि लेस देन 1000 करोड़ एंड ऐसे स्टॉक्स जो सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है उन्हीं स्टॉक्स पे इस तरह की प्राइस बैंड का कंस्ट्रेंट लगाया जाएगा, ताकि ये रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ऐसे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं उनसे ना फंसे। और तो ये बेसिकली रिटेल कस्टमर्स के लिए या रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए ही किया गया एक अच्छा इनिशिएटिव है। बट एक और चीज यहाँ पे पता चलती है कि इस तरीके की जब भी सर्कुलर आते हैं तो मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट करता है। तो अभी भी दिखता है कि इंडियन मार्केट एज अ इक्विटी मार्केट जो है अभी भी इतना मेच्योर्ड नहीं है कंपेयर टू यूएस एंड यूरोप। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो जो स्टॉक मार्केट करेंटली अगर आप देखो तो ये फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन पे चल रहा है, एक मोमेंटम भी चल रहा है। और मोमेंटम में क्या होता है कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी या अंडर वैल्यूड कंपनी सिर्फ राइज नहीं करते, उसमें इवन जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स नहीं होते वो भी राइज करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जो है रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा कॉशियस होना चाहिए। जैसा मुझे याद आता है वॉरेन बफेट का एक कहना है, ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट वी नो हु इज स्विमिंग नेकेड। तो ये जो चीज़ है आज के टाइम पे बहुत रेलेवेंट है स्टॉक मार्केट में, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी फ्रॉथ है। काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है ओवर वैल्यू हो गए हैं, या स्पेशली जो लो क्वालिटी के स्टॉक्स है वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है मोमेंटम में भागे हैं। तो मोमेंटम में यूजुअली ऐसा ही होता है कि अच्छे क्वालिटी और बेकार क्वालिटी के स्टॉक्स दोनों भागते हैं। बट जब मार्केट में करेक्शन होगा तो लोअर क्वालिटी के स्टॉक्स है वहाँ अक्सर रिटेलर्स फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा कॉशियस बरतना है यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ तो क्लियरली अभी आप देखोगे तो ज़ोमैटो जैसी कंपनी का जो आईपीओ लिस्टिंग हुआ था, लाइक लिस्टिंग गेन्स आए थे, तो उससे दिखता है कि जो है अभी जो है थोड़ा-सा मार्केट जो है मोमेंटम में है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊँ तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कंटिन्यूअसली लास्ट 14-15 मंथ्स जो है स्मॉल एंड मिड कैप में राइज रही है। और यहाँ पे 2003 के बाद पहला ऐसा सिचुएशन हुआ है जहाँ कंटिन्यूअसली एवरी मंथ फॉर कंसेक्यूटिव 14 मंथ्स जो है पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। 2003 में स्मॉल कैप में एक बार आया था, बट मिड कैप में तो लास्ट इवन इन 2003 जो है ये 14 मंथ्स कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नहीं आए थे। तो आपको दिखता है कि इस तरीके की स्टीप राइज है, और इस तरह की स्टीप राइज के बाद करेक्शंस होते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे चार्ट पे भी यहाँ पे कई सारे ऐसे करेक्शंस हुए थे, और ऐसे करेक्शंस आने वाले टाइम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखनी है कि क्या यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है, क्या जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है क्या वो चेंज हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो मैं आने वाले स्लाइड में भी समझाऊँगा। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है जो हुई है वो है ये है कि निफ्टी में 2017 टू 19 क्या हुआ था कि निफ्टी में 100 कंपनीज़ है लार्ज कैप में, और वहाँ पे 20% कंपनी यानी 20 कंपनीज़ आउट ऑफ दोज़ 100 कंपनीज़ जो है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट राइज़ हुआ था। बट द रिमेनिंग 80 कंपनीज़ जो है उसमें बहुत अच्छा प्राइस राइज़ नहीं हुआ था इन 2017 टू 19। सिमिलरली ऐसा कुछ स्मॉल एंड मिड कैप में भी देखा जा रहा है। स्मॉल एंड मिड कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट 100 से लेके 500 400 कंपनी है, उसमें से ऑलमोस्ट 80 टू 100 कंपनीज में तो बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ है।
हालाँकि बाकी 300 कंपनीज़ है, ऐसा नहीं है कि उसमें राइज़ नहीं हुए, काफ़ी राइज़ हुआ है, बट वहाँ पे फिर भी ऐसा अंडर वैल्यूएशन की अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप में अभी भी आपको पिक एंड चूज़ करके अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड है, ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ अभी भी फिलहाल अवेलेबल है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊँ तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ है कि लास्ट 1 एंड हाफ ईयर में जो भी मार्केट में राइज़ हुआ है, वो बेसिकली अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से राइज़ हुआ है और फ्यूचर अर्निंग्स के हिसाब से। बट अगर आप देखोगे सेकंड वेव की वजह से 2021-22 का जो पहला क्वार्टर है, वो बहुत अच्छा नहीं गया है और अब जो है बेसिकली सितंबर में जो सेकंड क्वार्टर है, वो क्वार्टरली रिजल्ट पे चीज़ें डिपेंड होंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि तब तक जो है मार्केट बहुत ज़्यादा राइज़ होगा, बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज़ में ही आएगा। तो हो सकता है कि सितंबर में जब क्वार्टरली रिजल्ट आएँगे, उसके पहले ही जो एनालिस्ट लोग की कॉल है, उसके हिसाब से मार्केट रैली करने लग जाए। बट मेजरली ये सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट तक थोड़ा-सा एक कंसोलिडेशन आ सकता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि सिंस 2003 के आसपास के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मेटल, सीमेंट, कमोडिटी इस तरह के बिज़नेस में जो बहुत ज़्यादा डेट में थे, ऐसे बिज़नेस में मैसिव डीलेवरेज हुआ है। यानी कि इनका जितना भी डेट है, आप देखोगे जिस तरह की प्राइस राइज़ हुई है मेटल में, सीमेंट में, कमोडिटी में, उन लोगों ने अपना पुराना जितना भी डेट है मोस्टली ये रीपे कर दिया है। और ये क्या होता है कि आपकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर देती है और इससे क्या होता है कि आप फ्यूचर के कैपेक्स लगा सकते हो, आप फर्दर जो अपनी कैपेसिटी है वो एक्सपैंड कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको चीज़ें बताऊँ क्या ऐसा हो रहा है कि हमारा यूजुअली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट यूएस के स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट होता है, बट इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि अब जो है हमारा बिज़नेस भी यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट है। वो ऐसे ही कि यूएस ने 3.5 ट्रिलियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने का डिसीजन लिया है। तो इससे क्या होता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड होगा यूएस में, वो अगेन बहुत सारी चीज़ों का डिमांड क्रिएट करेगा जो इंडिया से सप्लाई होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ तो सीमेंट हुआ, कमोडिटी हुआ या फिर स्टील हुआ या फिर जितने भी मेटल्स है या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी काफ़ी डिमांड बढ़ेगी। वो इसलिए क्योंकि यूएस में जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल की डिमांड बढ़ेगी और उससे क्या होगा कि इंडिया की जो ऑटोमोबाइल एंसिलरी कंपनी है उनमें भी डिमांड आएगा। तो ये बेसिकली बी टू बी सेगमेंट में बहुत अच्छा डिमांड आएगा और इसलिए मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप में जो सपोर्टिंग कंपनीज़ होती है, जो बेसिकली बड़ी कंपनीज़ को प्रोडक्ट सप्लाई करती है या एंसिलरी सप्लाई करती है, उन कंपनीज़ में काफ़ी अच्छी तेज़ी हो सकती है। और तो अगर आप अभी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स पे चल रही है, यानी वो अपने ऑलमोस्ट पूरे यूटिलाइजेशन पे चल रही है। और यहाँ पे बेसिकली कंपनीज़ को अब कैपेक्स लगाना है, नई इन्वेस्टमेंट करनी होगी क्योंकि डिमांड बहुत तेज़ी से आ रही है स्पेशली यूएस से और यूरोप से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जो भी आप डिमांड आए भले ही, बट अगर आपके नए प्लांट सेटअप करने हैं तो उसमें अप्रॉक्सिमेटली 24 टू 30 मंथ्स लग जाएगा, 2 से ढाई साल लग जाएगा। तो जो कंपनीज़ ऑलरेडी इन चीज़ों को भाप चुकी थी लास्ट ईयर इटसेल्फ और इमीडिएटली कैपेक्स कर दी थी, तो आपको सीडब्ल्यूआईपी देखना पड़ेगा जो ऑलरेडी कैपिटल इन वर्क इन प्रोग्रेस वाली जो कंपनीज़ है जिनकी बैलेंस शीट में, वैसी कंपनीज़ में आपको अपॉर्च्युनिटीज़ खोजनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी आ सकती है आने वाले टाइम में। और ये चीज़ तो हम लोग को सबको पता है कि कोविड की वजह से जो है स्पेशली डिजिटल साइड पे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा डिमांड है और आईटी कंपनीज़ जो है बहुत अच्छा कर रही है और ये कंटिन्यू भी होगा अगले 3 से 4 साल क्योंकि बहुत ही अच्छी डिमांड है। बट इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है जो इंटरेस्टिंग है, वो है लिकर इंडस्ट्री क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छा फंड चाहिएगा क्योंकि बिकॉज़ ऑफ बिज़नेस लॉकडाउन एंड ऑल बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ है और गवर्नमेंट को भी जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश करना है या इन जनरल इकोनॉमी को पुश करने के लिए गवर्नमेंट को जो अपने तरफ से सपोर्ट देना होगा, उसके लिए भी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना होगा। लिक्वर इंडस्ट्री जो है, स्पेशली शराब की जो इंडस्ट्री होती है, इसमें बहुत हेवी टैक्सेस होते हैं और इस इंडस्ट्री पे डेफिनिटली गवर्नमेंट जो है पुश करेगी। तो लिक्वर इंडस्ट्री जो है, ये डेफिनिटली आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। तो इसके स्टॉक्स को भी आप रडार पे रख सकते हो। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊँ तो नॉर्मली क्या होता है कि 2017 टू 19 जो है या इनफैक्ट 2013 से लेकर 2018 ये जो फेज़ था उसमें इंडिया का जो प्राइवेट कंज़म्पशन जो है बहुत ही अच्छा प्ले किया था और इसलिए कि लोग जो है थोड़ा डेट लेके जो है चीज़ें ले रहे थे, अपनी लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव कर रहे थे। हालाँकि अब जो लास्ट 1 ईयर गया है स्पेशली सेकंड वेव के बाद जो है, लोग जो है बहुत ज़्यादा बहुत मिडल क्लास में स्पेशली बहुत लोगों की जॉब चली गई है और सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ा है, सेविंग्स भी खत्म हो गई है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ आए हैं और अगर आप देखोगे तो लोन वेवर मिला था मोरेटोरियम पीरियड में बट सेकंड वेव में वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों से जो है काफ़ी इन जनरल डिप्रेशन आया है, अगर आप आरबीआई के सर्वेस के हिसाब से भी देखोगे। तो इससे क्या होगा कि जो डिस्क्रिशनरी आइटम है, उसमें डिमांड थोड़ी कम रहेगी स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स ऐसा मुझे लग रहा है और स्पेशली पेंट अप डिमांड और ये जो डिप्रेस्ड डिमांड है, इसके बारे में हम अगर बात करें, तो पेंट अप डिमांड जो है वो इमीडिएटली आपको दिखेगी बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने का। ये पेंट अप डिमांड जो है, वो कंटीन्यूअसली अगले 2 साल, 3 साल का डिमांड क्रिएट नहीं करने वाली। ये शॉर्ट टर्म रहेगा 1-2 क्वार्टर। बट अगले 2 साल, 3 साल जो है प्राइवेट कंज़म्पशन थोड़ा-सा कंस्ट्रेंट रह सकता है।
बिकॉज़ ऑफ पैंडेमिक के इम्पैक्ट की वजह से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनीज़ है या स्पेशली कंज़म्पशन ओरिएंटेड कंपनीज़ है, उनमें थोड़ा-सा आपको अर्निंग्स बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे। डेफ़िनिटली रहेंगे बट इतने अच्छे नहीं रहेंगे कंपेयर टू द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान पे रखनी है। अब इसके बाद मैं थोड़ा-सा आपको एक्सपोर्ट के हिसाब से सिनेरियो दिखाऊँ तो 2003 से लेके 2008 मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे और वो सिंपल सा रीज़न था कि 15% सीएजीआर लेवल पे एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा था उस टाइम पे और वहीं मैं 2010 टू 19 की बात करूँ तो 3% पे एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा था। तो अब देखो एक्सपोर्ट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इन जनरल इकोनॉमी किस तरीके की ड्राइव करेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ तो एक्सपोर्ट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये जो है ना 30% ऑफ जीडीपी होता है और करंटली क्लियरली दिख रहा है कि यही ट्रिगर पॉइंट रहेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमी जो है हमसे ज़्यादा जल्दी रिकवर करेगी इस पैंडेमिक से बिकॉज़ ऑफ लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर वैक्सीनेशन ड्राइव। तो यहाँ पे चीज़ें जो है इस 2 सेगमेंट से ही आने वाली है और इसमें जो है स्पेशली आपको स्मॉल एंड मिड कैप में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी ज़्यादा दिखेगी, वहाँ ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ दिखेगी। इसके अलावा जो है अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट्स जो है अगले 2 से 5 साल जो है 5% सीएजीआर पे ग्रो करेंगे जो प्रीवियसली जो है 2% के आसपास ग्रो कर रहे थे, तो 3% मोर ग्रो करेंगे। तो ये एक और पुश है। अगेन चाइना प्लस वन का जो थीम है वो तो हमें पता ही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले आउट हो भी रही है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के बैलेंस शीट्स देखोगे तो ये चीज़ें दिख भी रही हैं पिछले 2-3 क्वार्टर में और ये क्लियरली कमोडिटी और मेटल के प्राइसेज़ में भी दिख रहा है। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो एक्सपोर्ट का जो मोमेंटम है वो डबल डिजिट में ऑलरेडी चल गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको न्यूज़ में भी दिखाऊँ तो एक्सपोर्ट की जो है काफ़ी अच्छी डिमांड रही है। इनफैक्ट 34 बिलियन डॉलर का ये जो मंथली है ये हाईएस्ट एवर रहा है। तो ये थोड़ा-सा आपको दिखा रहा है मार्च 21 में, तो किस तरीके की डिमांड आ रही है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ में। बस यहाँ पे एक चीज़ जो हॉकिश है या थोड़ा-सा नेगेटिव है कि फेड टेपरिंग जो है कभी भी हो सकती है। हालाँकि मुझे पर्सनली लगता है कि यूएस फेड जो है जो बीच-बीच में कमेंटरी कर रही है कि वो टेपरिंग कर सकती है, वो बेसिकली थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट को कंट्रोल में बढ़े इस हिसाब से ही कर रही है। इसीलिए मुझे लगता है कमेंटरी अल्टीमेटली जब तक पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट फिगर्स नहीं आते यूएस मार्केट में और चीज़ें वहाँ स्टेबलाइज़ नहीं होती फॉर मल्टीपल क्वार्टर्स, मोर देन 2 क्वार्टर्स, तब तक डेफिनिटली टेपरिंग नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इवन यूएस फेड जो है थोड़ा-सा इन चीज़ों के लिए आप देखोगे कि ऑलरेडी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश कर रहे हैं टू मेक श्योर कि फर्दर जॉब्स क्रिएट हो। तो ये थोड़ी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ तो राइज़ ऑफ साइक्लिकल स्टोरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने का। कैसा होता है मार्केट में कि सबसे पहले क्या होता है कि कंपनीज़ जो अपना कैपेक्स लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, प्लांट सेटअप करती है। कैपेक्स लगने के बाद जो है कंपनीज़ के पास बहुत ज़्यादा कर्ज़ा होता है और उनको जो कर्ज़ा है वो बेसिकली अपने प्रॉफ़िट से अपना कर्ज़ा उतारते हैं धीरे-धीरे और अगर वो ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म रहती है 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो उसमें क्या होता है कि वो कंपनीज़ जो है अपना कंटिन्यूअसली डेट उतारती रहती है, एट द सेम टाइम नए इन्वेस्टमेंट्स भी करती है और उसके बाद एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे वो ग्रोथ जो है एक सर्टेन पॉइंट के बाद रुक जाता है और उसके बाद जो है कंपनीज़ के ऊपर डेट आ जाता है और वो डेट की वजह से कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करती। जो 2003 से लेके 2008 वाला जो फ़ेज़ था, वो कैपेक्स और ग्रोथ वाला फ़ेज़ था और उसके बाद वाला जो फ़ेज़ था, वहाँ पे कंपनीज़ की बैलेंस शीट्स बिगड़ गई 2000 स्पेसिफिकली 10 टू 2019 की मैं बात करूँ। तो ये जो फ़ेज़ था इसमें बेसिकली जो भी कंपनी के प्लांट थे उस वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं हुए स्पेशली बिकॉज़ डिमांड जो है थोड़ा-सा नम रहा था। तो इस वजह से जो है 2010 टू 19 में जो है कंपनीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट अगर आप देखो तो बहुत डेट ओरिएंटेड थे और इसीलिए जो है अब ये जो फ़ेज़ आया है 2020 पोस्ट पैंडेमिक तो ये चीज़ें वापस से दिख रहा है कि ये कैपेक्स वाला फ़ेज़ आ गया है जहाँ पे कंपनीज़ ऑलरेडी अपने पूरी यूटिलाइज़ेशन पे आ गई है और डिमांड बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ में स्पेशली और इसीलिए कंपनीज़ फर्दर कैपेक्स करने वाली है टू मीट द डिमांड और ये कब तक रहेगा पता नहीं बट चीज़ें ऐसा दिख रहा है कि एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 टू 5 ईयर जैसा मैंने कहा ग्लोबल मार्केट 5% के हिसाब से ग्रो करेंगे। तो अगले 2 से 5 साल अच्छी मूवमेंट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मेरा बताने का मेन पर्पस ये है कि अभी भी जो आप मार्केट में रिटर्न्स देख रहे हो, सिर्फ़ आपको रिटर्न्स नहीं देखना है, आपको ये समझना है इनफ चीज़ें अभी भी बाकी है। अगर बिज़नेस ग्रो करेंगे इंडियन मार्केट के स्पेशली, तो डेफ़िनेटली ये जो चीज़ें हैं, वो अच्छा प्ले आउट कर सकती है। वहीं अगर 2-3 साल तक इस तरह के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ का बिज़नेस अच्छा होगा, इंडियन गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश करेगी, तो डेफ़िनेटली अगेन कंज़म्पशन विल कम बैक। तो ऐसा नहीं होता है कि कंज़म्पशन जो है कंप्लीटली आउट ऑफ द साइट है। डेफ़िनेटली साल 2 साल टाइम लग सकता है, थोड़ा-सा लंबा टाइम लग सकता है, बट डेफ़िनेटली दैट विल ऐड टू द टेलविंड। तो अभी के टाइम पे मैं बात करूँ तो ये जो टेलविंड है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के लिए, ये डेफ़िनेटली इंडियन इक्विटी मार्केट में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है और स्पेशली कंपनीज़ की बात करूँ तो इंजीनियरिंग गुड्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो पार्ट्स, फार्मा ओरिएंटेड कंपनी, ये कंपनीज़ डेफ़िनेटली अच्छा कर सकती है। हालाँकि फार्मा में थोड़ा-सा आपको एफडीए रिलेटेड इश्यूज़ है, इसलिए आपको फार्मा में अगर करना है तो स्पेशलिटी फार्मा जैसे कंपनीज़ में फ़ोकस करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल लाइक
टेविस लैब जो बहुत ही कस्टम सिंथेसिस बनाती है। इस तरह की कंपनीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा एफडीए के रेगुलेशंस के इश्यूज़ ना आए। तो ये वीडियो बेसिकली एक कोशिश है आपको ये समझाने के लिए किस तरीके से आपको बिज़नेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि मार्केट ने पिछले 1 साल में कितने अच्छे रिटर्न्स दे दिए, तो क्या मार्केट में हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सिर्फ वो चीज़ नहीं, आपको फ्यूचर में जो अर्निंग्स हो सकती है, जिस तरह की ग्रोथ आ सकती है, उसको भी फोकस में रखना है। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।